दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 24वां वीडियो लेकर के आए हैं, वीडियो नंबर 24, जिसमें लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश। लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसके अंदर हम अभी तक पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। तो लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का मतलब ये है कि सही इंग्लिश को सही तरह से पढ़ना और लिखना। अभी तक हम जो आपके वीडियो में पढ़ के आए हैं उसमें आए हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास। तो इसमें सिंटैक्स के अंदर हमने कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट पढ़ा है। कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट का अर्थ होता है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है समझौता करना। अभी तक हमने इसमें यह पढ़ा कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस नियम को नहीं मानते, उसको कहते हैं हम अपवाद। अपवाद वो होता है जो उस नियम के अनुसार नहीं चलता, उस नियम को तोड़ करके चलता है। तो अभी तक हम 17 जो एक्सेप्शंस है वो पढ़ चुके हैं। अब ये रूल नंबर 18 लेके आए हैं जो इस नियम को नहीं मानते, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, जो इस नियम को नहीं मानते। तो उसके अंदर अब ये रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और उनके साथ क्या क्या वर्ब यूज इस्तेमाल होती है ये बताएंगे। इसमें कौन कौन सी वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 18 कहता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आर्टिकल द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन का काम करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो आर्टिकल द, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। तो इसके साथ मिलकर के प्लूरल नाउन का काम करते हैं। ऐसी सूरत में उनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है, यानी जिस नाउन के साथ आर्टिकल दा लग जाता है उसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है, यानी वो अपने आप में विशेष हो जाता है। ये एडजेक्टिव है। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? जैसे पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। हम्बल, हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। ब्लाइंड, ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ऑनेस्ट इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसके साथ जो एच है वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको ऑनेस्ट बोला जाता है हॉनेस्ट की बजाय। एच साइलेंट रहते हैं, चुप रहता है, बोलने में लिखा जाता है लेकिन बोलने में चुप रहता है। डम, डम का मतलब होता है गूंगा। और रिच, रिच का अर्थ होता है धनी। ईटीसी, ईटीसी का अर्थ होता है एटसेट्रा, हिंदी में इसको कहते हैं इत्यादि। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, तो यहां पर पुअर के साथ दा लगने से क्या मतलब हुआ कि पुअर जो होता है वो गरीब होता है, लेकिन यहां दा लगते के साथ ही क्या आ गया? सभी गरीबों के लिए आ गया कि सभी गरीब जो होते हैं जो वो ईमानदार होते हैं। द पुअर यानी विशेषता होगी पुअर की, गरीब आदमी की विशेषता होगी कि गरीब आदमी जो होता है वो ईमानदार होता है, तो इसलिए यह दा लगा है। अब ये जो दा लगा है वो एक गरीब के लिए नहीं, सभी गरीबों के लिए लगा है। तो द पुअर मीन्स पुअर मैन। यहां देखो मैन, MEN, मैन का मतलब बहुत सारे आदमी, सभी आदमी। अगर MAN होता तो एक आदमी के लिए होता, लेकिन यहां प्लूरल है, इसका मैन का प्लूरल होता है मैन। MAN सिंगुलर और MEN प्लूरल, तो इसलिए यह दा लगा। तो दा किसको शो करा? गरीब आदमियों को, या जितने भी गरीब आदमी हो सब क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। इसलिए दा लगते के साथ ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल की वजह से इसके साथ आर का प्रयोग हुआ जो कि प्लूरल वर्ब है। इसी तरह से द रिच आर नॉट यूज्ड टू फिजिकल लेबर, तो रिच जो होता है वो अमीर आदमी होते हैं। यूज टू का मतलब प्रयोग करना। फिजिकल लेबर, फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक, और लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, काम करना, मेहनत करना। तो कहता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो शारीरिक परिश्रम नहीं करते, वो क्या करते हैं? दिमाग से काम करते हैं, इसलिए वो पैसा ज्यादा कमाते हैं। एक गरीब आदमी जो होता है वो शरीर से ज्यादा काम करता है, दिमाग से कम करता है, इसलिए पैसे कम कमाता है। तो यहाँ पर द रिच आर नॉट यूज्ड टू फिजिकल लेबर, यानी कि यहां आप सभी अमीर आदमी के लिए आ गई बात। ये एक अमीर आदमी के लिए नहीं,
जहां पर दाल लग गया इसका मतलब विशेषता आ गई उसकी। यानी अमीर आदमी की विशेषता ये होती है कि वो शारीरिक लेबर कम इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, वो दिमाग से काम ज्यादा करते हैं और जो मेहनत का काम है वो कम करते हैं। तो द रिच मीन्स रिच मैन, यानी कि प्लूरल, सभी अमीर आदमियों के लिए आ गई ये बात। तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ दा लगने की वजह से। दा क्या है? एक आर्टिकल है। उसी तरह से द डम, डू नॉट स्पीक, तो डम का मतलब क्या बताया मैंने आपको? गूंगा। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। तो कहता था डम डू नॉट स्पीक, गूंगे जो है वो नहीं बोलते। क्या गूंगे आदमी बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो बोलते तो उनको गूंगा क्यों कहते हैं? उनको बोलने वाला कहते हैं। तो गूंगे जो वो नहीं बोलते, तो यानी कि ये सबके लिए आ गया, सब गूंगों के लिए आ गया। एक व्यक्ति के लिए दा लग गया तो इसका मतलब सब गूंगे के लिए आ गया। अगर यहाँ दा नहीं होता तो केवल एक गूंगे के लिए होता, जहां पर फिर ये डू नहीं लगाते, डज लगाते। इसी तरह से द विर्चुअस आर रेस्पेक्टेड। विर्चुअस का होता है गुणवान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। द विर्चुअस आर रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित करना। तो यहाँ कहता है कि द विर्चुअस आर रेस्पेक्टेड, यानी कि जो बुद्धिमान आदमी होते हैं उनको हर जगह क्या मिलती है? इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको हर जगह क्या मिलते हैं? पत्थर मिलते हैं, पिटाई मिलती है। ठीक है। और जो बुद्धिमान आदमी होते हैं उनके हर जगह सम्मान किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट रूल है, ये है रूल नंबर 19। क्या? यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ अपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है, अपोजिशन के अनुसार नहीं। यानी कि किसी सब्जेक्ट के साथ अपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ नहीं होता। जैसे आई द मैनेजर ऑफ द मील एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क। तो आई का मतलब क्या हुआ? मैं। द मैनेजर यानी जो मैनेजर कंपनी का जो संचालक होता है वो कहलाता है मैनेजर, संचालन करने वाला। ऑफ द मील, मील का मतलब कंपनी या फैक्ट्री। एम जो आई के साथ लगता है, एम का मतलब हूं, नोट का मतलब नहीं, और हैप्पी का मतलब खुश। विद योर वर्क, आपका काम से मैं संतुष्ट नहीं हूं। कहता है कि आई द मैनेजर ऑफ द मील एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क, मैं कंपनी का मैनेजर तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हूं। तो यहां आई की वजह से यहां क्या लगा? एम लगा। ठीक है। तो अब ये द मैनेजर ऑफ द मील, द मैनेजर ऑफ द मील जो है ये क्या है? इसका अपोजिशन है, इसको कहेंगे हम अपोजिशन। यानी कि जो वर्ब लगी वो किसके अनुसार लगी? सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके अपोजिशन के अनुसार नहीं लगी। ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखिए, यू माई सर्वेंट आर नॉट लॉयल टू मी। तो यू का मतलब क्या हुआ? तुम। माई मीन्स मेरा, सर्वेंट मीन्स नौकर, आर का मतलब है, नॉट मीन्स नहीं, लॉयल। लॉयल का अर्थ होता है विश्वास पात्र। टू मीन्स को और मी मीन्स मुझे। तो कहता है तुम मेरे नौकर, मेरे विश्वास पात्र नहीं हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तो अब यहां पर आर लगा है। आर क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। और माई सर्वेंट क्या है? ये अपोजिशन है, जो इसके विपरीत है सब्जेक्ट के। तो जो वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, न कि अपोजिशन के अनुसार। इसलिए यहाँ यू है, इसलिए आर लगा है, क्योंकि आर यू को जो प्लूरल में माना जाता है कैस की लैंग्वेज में, तो यहाँ इसलिए आर लगा। ठीक है, जो कि प्लूरल को शो करता है। उसी तरह से ही, योर टीचर वॉज हियर यस्टरडे। ही मीन्स वह, योर मीन्स तुम्हारा, टीचर का मतलब अध्यापक, वॉज मीन्स था, हियर मीन्स यहाँ, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। तो ही के साथ क्या लगा? वॉज लगा। ठीक है, क्यों? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर ही आई, वॉज। अब योर टीचर इसका क्या है? अपोजिशन है, ही का अपोजिशन, इसके विपरीत आता है। अब लगना तो इसके अनुसार चाहिए क्योंकि इसके साथ लग रहा है, लेकिन ये इसके साथ न लग करके सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, अपोजिशन के विपरीत लगा। तो ही की वजह से यहाँ पर वॉज लगा, यानी कि तुम्हारा, ही योर टीचर वॉज हियर यस्टरडे, यानी वह है तुम्हारा टीचर
कल यहां पर था। इसी तरह से अगला है वी, योर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ए मैच टुडे। वी मीन्स होता है हम, योर मीन्स तुम्हारा, स्टूडेंट्स मनी विद्यार्थी, आर प्लेइंग ए मैच, प्लेइंग का मतलब खेलना, मैच टुडे, टुडे का अर्थ होता है आज, यानी हम तुम्हारे विद्यार्थी जो है आज मैच खेलेंगे, क्रिकेट का मैच खेलेंगे। तो यहां पर वी के अकॉर्डिंग यहां आर आया, नहीं कि योर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, नहीं, वी के अनुसार, वी के अनुसार यहां क्या है, आर आया, लेकिन वी प्लूरल है इसलिए यहां आर का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या कहता है, नियम नोट कहता है कि अपोजिशन वह शब्द या फ्रेज होता है। अपोजिशन क्या होता है, वह शब्द या फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, फ्रेज जो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए सेंस बट नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, तो उसको कहते हैं हम फ्रेज, यानी शब्दों का वो समूह जो एक अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता, उसको हम कहते हैं फ्रेज। जैसे सेंड ऑफ टाइम, सेंड ऑफ टाइम का मतलब होगा समय अनुसार, लेकिन क्या समय अनुसार, क्या क्लियर नहीं हुआ, पूरा अर्थ नहीं हुआ, इसलिए इसको हम इसको फ्रेज कहेंगे। तो यहां पर भी ये फ्रेज का काम करे, यूर टीचर, यूर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहता है अपोजिशन वह शब्द या फ्रेज होता है तो सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त होता है, किसके, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वी योर स्टूडेंट, हम तुम्हारे विद्यार्थी, तो यहां इसकी व्याख्या करने के लिए योर स्टूडेंट का प्रयोग हुआ। ठीक है, आर प्लेइंग ए मैच टुडे। तो कहता है कि प्रयुक्त होता है उपयुक्त प्रथम वाक्य में द मैनेजर ऑफ द मील सब्जेक्ट आई का अपोजिशन है। ठीक है, इसी प्रकार माई सर्वेंट, योर टीचर, योर स्टूडेंट्स अपोजिशन है। जैसे कि आपने देखा ना इसमें पहले वाला वाक्य में तो द मैनेजर है, ये अपोजिशन है ऑफ द मील, द मैनेजर ऑफ द मील क्या है, अपोजिशन है, यानी कि एक फ्रेज है, कंपनी का मैनेजर, लेकिन क्या पूरा नहीं है वाक्य। इसी तरह से दूसरे में है माई सर्वेंट, मेरे नौकर, तो ये भी पूरा नहीं है। इसी तरह से यूर टीचर, तुम्हारा अध्यापक, और यूर स्टूडेंट, तुम्हारे विद्यार्थी, तो ये क्या है, फ्रेज है, इनको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। फ्रेज का जैसे मैंने बताया कि वाक्य का एक टुकड़ा जो अपना अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, इसलिए उसको फ्रेज कहते हैं। अगर वो पूरा अर्थ देता तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। रूल नंबर 20, जो 20वां रूल है वो ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा को दर्शाना, कि कितनी चीनी, कितना दूध। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मात्रा को दर्शाते हैं। क्वांटिटी क्या कहता है, मात्रा को दर्शाता है। जैसे मच, मच का मतलब बहुत, पर्याप्त। मोर, मोर का मतलब उससे ज्यादा। लिटल, लिटल का अर्थ होता है थोड़ा। और लेस, लेस का मतलब होता है कम। जब सब्जेक्ट की भांति प्रयुक्त होते हैं, जब इस सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। कौन सी वर्ब प्रयोग होती है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे मच हैज ऑलरेडी बीन डन, पर्याप्त कार्य पहले से ही कर लिया गया है, तो मच आने की वजह से इसके साथ क्या आई, सिंगुलर वर्ब हैज आई। ठीक है, इसी तरह से लिटल हैज बीन डन सो फार, यानी सो फार, सो फार का मतलब दूर तक। तो यहां लिटल हैज बीन डन, जितना थोड़ा सा काम जो है वो दूर मतलब कर लिया गया है अभी तक। यहाँ सो फार का मतलब अभी तक। मच मोर इज स्टिल नीडेड, अधिक की आवश्यकता है अभी। नीडेड का मतलब आवश्यकता, तो यहां मच के साथ मोर, तो यहां क्या है, सिंगुलर इज। मच लेस वॉज एक्सपेक्टेड, इससे कम की मतलब जो है आशा नहीं की जा सकती। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब आशा करना, तो यहां मच लेस, लेस की वजह से यहां क्या आया, वो जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में आपको इससे और अधिक बताएंगे, आगे की जो इसके जो रूल्स हैं, जो एक्सेप्शंस हैं वो बताएंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को